हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मेडिकल हब। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एंजाइम और सब टॉपिक में हम कहेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पर जुड़े रहना। अगर आपने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन बेसिक जो है एंजाइम की वो नहीं आपने लेक्चर देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको आप देखना। उसके बाद इसको देखना, आपको एंजाइम का पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करना। अब आते हैं हम टॉपिक पर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेके आखिर तक देखना, आपको वीडियो समझ आएगी। बीच में अगर छोड़ देते हो तो फ्रेंड्स कहते हैं हमें नहीं समझ आया वगैरह, तो आखिर तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस पर आज बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हो और रिएक्शन को एक्टिवेट करे, वो एनर्जी होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन से ही मालूम होता है कि एक्टिव करे, किसी भी रिएक्शन को एक्टिव करने वाली एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। देखो, अगर नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर बात करें अगर, तो उसमें जो एनर्जी एक्टिवेशन जो होती है वो हमारी होती है हीट की फॉर्म में। हम हीट की फॉर्म में लेते हैं किसी भी रिएक्शन को, किसी भी काम करने के लिए। नॉन लिविंग में अगर बात की जाए तो हीट की फॉर्म में होती है। मगर हम बॉडी जो है हमारी लिविंग बॉडी के अंदर हम हीट को कंसीडर नहीं कर सकते एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो बॉडी है हमारी वो पूरी है प्रोटीनियस इन नेचर में है। काफ़ी तरह हमारे एंजाइम वगैरह प्रोटीनियस इन नेचर है, और प्रोटीनियस नेचर में हमने पढ़ा है कि एंजाइम जो होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं, मतलब कि हीट सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हीट को अगर लेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी में, तो वो हमारे जो एंजाइम है वो डी नेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो बॉडी के सेल के अंदर है थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होते रहते हैं एनी टाइम, किसी भी टाइम में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो जो हीट को हम कंसीडर नहीं कर सकते। इसीलिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मॉलिक्यूल की खुद की फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, जब कोई भी एंजाइम किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करने जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी उसकी खुद की फ्री एनर्जी होगी, और जो वो एनर्जी होगी वो हाई लेवल पर एनर्जी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। जो मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी है ना, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी का रोल वही है कि जो वो रिएक्शन को स्टार्ट कराए, बिगिन कराए या एक्टिवेट कराए रिएक्शन को। द एनर्जी विच एबल टू एक्टिवेट और बिगिन द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन को स्टार्ट कराए। अब देखो, जितना एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी हमारी उतना रिएक्शन फास्ट होगा, ये आपको याद रखना है। तो वो इतना ही रिएक्शन हमारा इफेक्टिव होगा। तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम क्या करता है? एंजाइम करता है डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंजाइम का काम हमारा क्या हो गया? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जितना डिक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी का उतना इफेक्टिवली काम करेगा। ये होता है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एंजाइम के अंदर होता है। ठीक है, अब अगर सपोज करें, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई एक रिएक्टेंट है या मॉलिक्यूल है ए जो कि एंजाइम के साथ अटैक होगा, तो हमें पता है जो ट्रांजिशन कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट चीज़ बनती है वो बनेगी हमारी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसी वक्त जो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी थी ना, फ्री एनर्जी, उसको ये एंजाइम क्या कर देगा? कम कर देगा। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। रिएक्शन तो प्रोसीड हो गया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर लिया। अब जितनी कम होगी एक्टिवेशन एनर्जी उतना इफेक्टिवली ये इसको तोड़ेगा। ठीक है, जब ये एनर्जी एक्टिवेशन अपनी लिमिट पर आ जाएगी तो ये एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट जो है ए को, सपोज करें हमने ए को जो है ए सबस्ट्रेट बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको अलग कर देगा, और जो एंजाइम था वो अनचेंज रहेगा हमारा। ये एंजाइम जो रहेगा अनचेंज रहेगा। ठीक है, मगर जो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर था, ये रिएक्टेंट के फॉर्म में था, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था। तो इसको हम कहेंगे कि एनर्जी को लो करता है वो एंजाइम का काम है। एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो करता है। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब एंजाइम किसी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बॉन्ड को तोड़ देता है। उसके जो भी बॉन्ड होते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं। उस बॉन्ड के टूटने से जो उसकी फ्री एनर्जी होती है वो लो होने लगती है। जो ओरिजिनल एनर्जी जो होती है उससे जो लो होने लगती है, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी, इसके पास कम एनर्जी। इसका मतलब है एनर्जी को कम करता है, और कौन करता है? एंजाइम करता है। तो एंजाइम का बेसिक काम क्या है? कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, मतलब कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कम करे। अब एक ग्राफ को मैं आपको समझाऊंगा, उस ग्राफ में आपको एक्टिवेशन एनर्जी का बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैसे लोअर होती है मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ग्राफ मैं यहाँ पर बनाऊंगा। सो गाइस, हमारा जो ग्राफ है वो रेडी है। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो देखो, यहाँ पर जो ये वाई एक्सेस पे हमारी फ्री एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की, और जो ये हमारा एक्स एक्सेस है उस पर हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो इसकी फ्री एनर्जी है रिएक्टेंट, यहाँ पर हमारा पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ अगर देखी जाए एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंजाइम के बिना देखी जाए एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या फ़र्क आ रहा है। देखो, जब एक रिएक्टेंट हमारा जो है वो प्रोडक्ट में जब चेंज होगा तो उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर आप ये ग्राफ जो रेड लाइन हमारी दिख रही है, ये हमारी है विथ एंजाइम जब ऐड होगा उस मॉलिक्यूल्स में, तो उसकी एनर्जी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी में उसने कमी कर दी। ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जो थी विदाउट एंजाइम थी, जो कि बिना एंजाइम के सब मॉलिक्यूल्स की थी, ठीक है, जो फ्री एनर्जी इसकी थी। अब जब एंजाइम इसका ऐड हुआ है तो इसके अंदर देखो चेंजिंग कितनी आई है एक्टिवेशन एनर्जी में। एक्टिवेशन एनर्जी को इसने लो कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी लो किया तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ जल्दी से, मतलब कि छोटी लाइन बन गई हमारी, तो मतलब जल्दी हो गया। इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी मतलब डिक्रीज होगी उतना हमारा फास्ट रिएक्शन होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेड लाइन जो है ये विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये हमारी क्या है, विदाउट एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम हम देख सकते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है, और जो रेड है उसमें इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी एंड प्रोडक्ट की एनर्जी का अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी की चेंज आई है, क्योंकि जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। जो रिएक्टेंट की एनर्जी तो वो हाई थी, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो हमारी क्या है, लो है। तो लो एनर्जी करना मतलब कि हाई टू लो जा रही है, इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी या एंजाइम का काम क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करें, हम ऐसे कह सकते हैं कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रेट जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो रेट होता है, एक सेकेंड, हमारा जो रेट होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, ठीक है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतना हमारा रेट बढ़ेगा, उतना हमारा रेट ज़्यादा होगा। तो इस ग्राफ में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि जो देखो रेट देखो कितने फास्ट हो गया है एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से। अब ज़्यादा जो एंजाइम होते हैं, हर एंजाइम अपने अपने हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। तो इस ग्राफ में आपको एक्टिवेशन एनर्जी का समझ आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। इस ग्राफ को मज़ीद आप फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। यही है जो कि हमने डिस्कस किया एक्टिवेशन एनर्जी को, कि वो एनर्जी जो कि सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करने में, मतलब कि रिएक्शन को बिगिन करने में, एक्टिव करने में हेल्प करे, और कम की जा सकती है एंजाइम की हेल्प से। जितना एंजाइम एक्टिव होगा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतना हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का एक्शन किस मैकेनिज्म के तौर पर होता है उस पर आते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, एंजाइम के एक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने दो मॉडल दिए थे, एक था हमारा की लॉक मॉडल और था दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। तो इन दोनों में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि एंजाइम, इसकी एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट कैसे फिट होता है, क्या होता है, वो मेरे को आपको बता दिया था। थोड़ा मैं उसका रिव्यू देता हूँ यहाँ पर कि क्या है, ठीक है। तो एंजाइम जो होता है, कोई भी एक एंजाइम है, सपोज करें ये एंजाइम है हमारा, ठीक है। उसकी एक्टिव साइट क्या होती है, वो साइट जहाँ पर आके सबस्ट्रेट फिट हो। तो सपोज करें ये हमारी क्या है, एक्टिव साइट है, और ये हमारा क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शर्त है हमारे कि जो हमारा जो होगा सबस्ट्रेट होगा वो इस एक्टिव साइट जैसा ही होगा, जैसी इसकी शेप है उसकी भी ऐसी शेप होगी। सपोज करें एक हमारा सबस्ट्रेट ऐसा है, ठीक है, दूसरा हमारा सबस्ट्रेट ऐसा है, और तीसरा हमारा सबस्ट्रेट ये है, ठीक है, ए बी एंड सी, ये हमारे तीन सबस्ट्रेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फिट होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, तो एंड ये फिट होगा। मगर यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है कि ये अगर फिट हो जाए और उसके बाद भी अगर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो उसका क्या रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि यहाँ पर जो ये हमारा एक्टिव साइट है, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज होती हैं एंजाइम के पास। और ये चार्ज क्या करती है, ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड करने में, उसके साथ जो है कोवेलेंटली बॉन्ड होने में मदद करती है। जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर फिट हो जाए और अगर बॉन्डिंग भी ना हो तो वो हमारा रिएक्शन नहीं होगा, वो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है कि पहला ये कि शेप है उसकी जैसी होनी चाहिए जो एंजाइम की एक्टिव साइट की है, और दूसरा ये कि जो अगर यहाँ पर ऐड हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री आयन जो है यहाँ पर वो इसके साथ बॉन्डिंग कर जाए। बॉन्डिंग करने के बाद ही हमारा रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इसके हिसाब से हम देखेंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये सबस्ट्रेट हो गए, ये हमारे एंजाइम हो गए कि कैसे हम होते हैं। अब आते हैं पहला जो हमारा है वो है की लॉक मॉडल, ठीक है। की लॉक मॉडल
क्या कहता है और किसने दिया, ठीक है। इसके देने वाला जो साइंटिस्ट था वो हमारा था इमेल फिशर, साइंटिस्ट का नाम था इमेल फिशर, ठीक है। इसने हमें दिया इंड्यूस फिट मॉडल, और उसके बाद इम्प्रूव करने में कुछ साइंटिस्ट थे, डी वुड्स एंड पॉल फुल्डर वगैरह थे, वो साइंटिस्ट थे, मगर देने वाला था हमारा इमेल फिशर 1894 में दिया था, ठीक है। इसने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल में इसने क्या बताया था, इस मॉडल में इसने ये बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की एंड लॉक का रिलेशनशिप रखते हैं। की एंड लॉक का रिलेशनशिप का मतलब है कि पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की हम यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लॉक को ही खोल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही एक्शन करेगा, उससे आज एक्शन करेगा, बाकी जो भी एक सबस्ट्रेट है उनके साथ नहीं होगा। मतलब कि एवरी एंजाइम इज़ अ पर्टिकुलर टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ये क्लियर कर लें कि जो इस मॉडल में इन्होंने बताया था उसमें की क्या कंसीडर की थी और हमारा लॉक क्या कंसीडर किया था, कि लॉक कौन सा है और की कौन सा है, जो बताया, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो की होती है, सपोज़ करें ये ऐसे हमारी की है, तो इन जो ये फिशर जो था इन्होंने ये बताया कि जो ये की का ये नोच्ड एरिया है ना, इस नोच्ड एरिया को इन्होंने एक्टिव साइट का नाम दिया, कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इसका मतलब है ये हमारा की क्या हो गई, की हमारा एंजाइम के तौर पर इन्होंने लिया कि की इज़ द फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। उसके बाद अब बचा लॉक, तो लॉक क्या होगा, सबस्ट्रेट की फॉर्म में लिया गया। इन्होंने यहाँ पर ऐसे कंक्लूजन की, एक हाइपोथेसिस थी ये की लॉक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो लॉक, जो की का जो ये नॉच्ड एरिया है, जो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जहाँ जिसके मदद से लॉक खुल सकता है, तो ये हमारा कंसीडर किया गया था कि ये इसका है एक्टिव साइट है, और ये पूरी की जो है वो एंजाइम की फॉर्म में ली, और जो सबस्ट्रेट है वो हमारा लॉक है, ठीक है। लॉक हमारा सबस्ट्रेट है। तो देखो अब अगर की हमारे पास है, ठीक है, की कोई भी या एंजाइम हमारे पास, अगर सबस्ट्रेट ऐसे ही लॉक इसी फॉर्म में या इस जैसे ही अगर लॉक आते रहें तो ये की इजीली खोल सकती है। मतलब ये एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होगा, ये कहा था की लॉक मॉडल में कहा था, जो वो फिशर ने कहा था कि पर्टिकुलर लॉक को पर्टिकुलर की ही खोल सकती है, और इस हिसाब से इन्होंने बताया। अब आपको ये थोड़ा याद रखना होगा कि जो एंजाइम की लॉक मॉडल को अप्लाई करता है, या जो एंजाइम की लॉक मॉडल के हिसाब से उसको क्लियरिफाई करता है, या इस मैकेनिज्म के वे के हिसाब से होता है, काम करता है, तो उन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं, दोज एंजाइम विच वर्क ऑन की लॉक मैकेनिज्म। वो एंजाइम जो की लॉक मैकेनिज्म पर इजीली हमें पता चल जाए कि ये यहाँ इस पर पूरा फिट होता है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस थी। तो वो एंजाइम जो की लॉक मॉडल पर सेटिस्फाई हो जाएं वो होते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो हाइड्रोलेज एंजाइम हमारे जो भी हैं, हाइड्रोलेसिस एंजाइम हमारे जो भी हैं, एजी यहाँ पर आते हैं हमारे प्रोटीएज एंजाइम, वो भी हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम, ये भी हाइड्रोलेज एंजाइम है हमारा, ठीक है। अमाइलेज, ठीक है, ईटीसी एंड न्यूक्लियस ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है वो की लॉक मॉडल पर सेटिस्फाइड होते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तो इनको हम कहेंगे नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिनिश करते हैं कि की लॉक मॉडल क्या होता है। आपको समझ आएगा पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लॉक को ही खोलती है, क्या लॉक है क्या की है, इस मॉडल के हिसाब से वो भी समझ आएगा। जो एंजाइम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है, और कौन से एंजाइम, हाइड्रोलाइज एंजाइम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड मॉडल पर, वो है इंड्यूस फिट मॉडल। सो गाइस हमारा सेकंड मॉडल है वो इंड्यूस फिट मॉडल है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देखेंगे इंड्यूस फिट मॉडल दिया किसने, कौन सा साइंटिस्ट था। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कोशलैंड, ठीक है। और कौन से मतलब के ईयर में दिया था, 1959 में इसने दिया था इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें इसने बताया था कि जो एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि जब एंजाइम, सपोज करें ये हमारा है एंजाइम, ठीक है, तो ये एंजाइम है और ये हमारा है सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ठीक है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टाइप बनाते हैं या कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल जाते हैं, तो उसके बाद एंजाइम अपनी शक्ल को
अपनी शक्ल को चेंज कर लेता है, अपनी जो एक्टिव साइट की जो है शक्ल को उसको चेंज कर लेता है। ऐसे चेंज करता है कि इस सबस्ट्रेट पर ग्रिप आ जाए, इस सबस्ट्रेट पर पूरी ग्रिप पा लेता है ये एंजाइम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब एंजाइम उस पर पूरी ग्रिप पा लेगा तो इससे रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, प्रोडक्ट हमारा वो है जल्दी और एफिशिएंट मिलेगा हमें। तो इस मॉडल में इसने ये बताया था कि जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी एक्टिव साइट इंड्यूस हो जाती है, तब इसने नाम लिखा कि इंड्यूस फिट मॉडल। सबस्ट्रेट की एंजाइम की एक्टिव साइट इंड्यूस हो जाती है और सबस्ट्रेट को पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये हमने देखा है यहाँ पर, देखो एंजाइम सबस्ट्रेट और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और उसके बाद एंजाइम को सबस्ट्रेट के यहाँ पर देखो स्लाइटली जो है वो इंड्यूस हो गई है एक्टिव साइट एंजाइम की और इसको ग्रिप कर लिया। और ग्रिप करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टली ये इसका फंक्शन जो है वो मोर एफिशिएंटली हो जाएगा, इसका जो फंक्शन है मतलब कि एंजाइम का। तो इसका मतलब यही होगा कि फिट हो जाता है। अब इसको कंसीडर कैसे किया था स्कोशलैंड ने? स्कोशलैंड ने कहा था कि इंड्यूस फिट मॉडल हमारा है हैंड एंड ग्लव का फॉर्म में आता है, हैंड एंड ग्लव्स। हैंड एंड ग्लव्स के फॉर्म में कैसे होता है कि हैंड और ग्लव्स, इसने बोला था, इसने कहा कि जो ग्लव्स है हमारे ग्लव्स, ठीक है, वो जो ग्लव्स है हमारे और जो हैंड है, ठीक है, वो क्या है, एंजाइम कौन सा है इनमें और सबस्ट्रेट हमारा कौन सा है। तो जो हमारा ग्लव्स होते हैं वो होता है, जो हमारा ग्लव्स है वो मतलब कि ग्लव्स के अंदर हैंड आता है, जो ग्लव्स हमारा है वो एंजाइम है, ठीक है, और जो हैंड है वो हमारा क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होता है। जो सबस्ट्रेट है वो हमारा हैंड है एंड एंजाइम हमारा क्या है, ग्लव्स है। क्योंकि जो ग्लव्स होते हैं उसके अंदर हैंड जब फिट हो जाता है तो ग्लव्स उसको क्या कर लेता है, उसको मतलब ग्रिप कर लेता है, जो उसको ग्लव्स होते हैं हैंड को। तो मतलब कि सबस्ट्रेट को ग्रिप कौन कर रहा है, एंजाइम कर लेता है जो मतलब कि सबस्ट्रेट को। तो ये हमारा ग्लव्स एंड हैंड के फॉर्म में इंड्यूस फिट मॉडल कोशलैंड ने बताया कि अगर ऐसे एंजाइम जो ग्लव्स एंड हैंड की फॉर्म में ग्रिप कर लें और एक्टिव साइट जो उसकी चेंज हो जाए, उसकी एक्टिव साइट में थोड़ी इंड्यूस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस फिट मॉडल के तौर से होते हैं। और वो एंजाइम, दोज एंजाइम, ऐसे एंजाइम विच वर्क ऑन दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म पर जो काम करते हैं उसको हम कहेंगे, कौन से एंजाइम होंगे, वो होंगे हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम्स। रेगुलेटरी एंजाइम्स इस मैकेनिज्म पर काम करते हैं और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कौन से होते हैं, की लॉग मॉडल पर काम करते हैं। तो रेगुलेटरी एंजाइम भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम हमें कह सकते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है, कह सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल अगर आए तो जो हमारे एग्जांपल है वो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, जो कि इंड्यूस फिट मॉडल को अप्लाई करता है, उस पर वर्क करता है एफिशिएंटली, ठीक है। तो इंड्यूस फिट मॉडल और की लॉक मॉडल में क्या फ़र्क है? की लॉक मॉडल में ये बताया गया कि जो पर्टिकुलर लॉक को खोलती है, और इंड्यूस फिट मॉडल में ये बताया गया कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अगर फिट हो गया तो उसके बाद एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, एक्टिव साइट इंड्यूस होकर उस पर ग्रिप पा लेगी और ग्रिप ऐसे होगी जैसे हैंड एंड ग्लव्स है। तो वो एंजाइम जो अगर इस मॉडल पर, इंड्यूस फिट मॉडल पर मैकेनिज्म काम करें उसको हम कहेंगे रेगुलेटरी एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, और इसके एग्जांपल है एक्सोकाइनेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे इस लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग जो है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इनहिबिटर्स कौन से हैं, एक्टिवेटर्स कौन से हैं, और कोएंजाइम के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, उस पर भी थोड़ा लेक्चर दूंगा। अब मेन जो है आपका है वो है ग्राफ का, और ग्राफ पर देंगे कि कैसे ग्राफ बनते हैं फैक्टर के, और फैक्टर के ग्राफ को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।